हाय, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज इन खबर और आज मैं विष्णु शर्मा करूंगा ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का पोस्टमार्टम। ऐसे 15 पॉइंट्स जो फिल्म की कमी बताते हैं। ऐसे में इसलिए अगर आप आमिर खान के बहुत जबरा फैन हो तो इसे मत देखिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आमिर खान से ज़्यादा कमी फिल्म के डायरेक्टर की है, विजय कृष्णाचार्य की है। और ये पहली बड़ी कमी इसलिए भी क्योंकि उनकी जो फिल्म पहले उन्होंने बनाई है टशन और धूम 3, उनमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, ना देशभक्ति की और ना इमोशंस की। तो ऐसे में वो फिल्म बड़ी जिगजैग टाइप की थी, एक्शन था ज़बरदस्त। तो टशन आपको पता ही है क्या हाल हुआ उसका बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन धूम 3 क्योंकि आमिर की फिल्म थी, कैटरीना की फिल्म थी, डबल रोल था आमिर का, तो बहुत ज़बरदस्त चली। तो इमोशंस के लेवल पर ये फिल्म लैक करती है, कहीं भी वो देशभक्ति नहीं दिखती जो ज़रूरत थी इस फिल्म की कहानी के मुताबिक, और कहीं भी आपको अंग्रेजों पे गुस्सा नहीं आता, ये बड़ी बात थी। दूसरा जो इन्होंने मोर्चा, अब इसी इमोशंस की हम बात करें तो इमोशंस दो तरीके से आता है फिल्म में, एक देशभक्ति का और एक रोमांस का। तो फिल्म में रोमांस के लिए कहीं रोमांटिक जगह ही नहीं थी। कैटरीना का रोल बहुत थोड़ा सा था और वो 2 गाने करके चली जाती हैं, तो वो रोमांस नहीं है जो आपने जिंदगी की न टूटे लड़ी क्रांति में देखा था। और असली बात फिर अगर हम देशभक्ति के रोमांस की बात करें तो उसमें जो गाने थे क्रांति में, मर्द में, उस तरह के जो गाने थे उसमें इस तरह का कोई गाना नहीं है। मैं गाने के एक बोल बता देता हूँ। सबका दिल बहला चुकी, ठुमरिया भी गा चुकी, बांध के अब साथ में औलाद देगी क्या। तो ये वो लाइनें हैं जो इस फिल्म में, जो कि एक देशभक्ति की फिल्म होनी चाहिए थी, इसमें इस्तेमाल की गई। दूसरा लेवल जो आता है इमोशंस के बाद, मैंने कहा इमोशंस के नाम पे वीक थी फिल्म। दूसरा स्क्रिप्ट का लेवल आता है, तो स्क्रिप्ट के लेवल पे एक सिंगल लाइन की स्टोरी है, कैसी एक रियासत पे अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं, उसके राजा को मार के उसकी बेटी बच जाती है और वो वापस, आप सोचिए बाहुबली में उनके खानदान वाले कब्जा कर लेते हैं और वापस आता है वो लड़का और कब्जा करता है। उसी तरह क्रांति में पूरा खानदान जब अंग्रेज उसके रियासत पर कब्जा कर लेते हैं तो वापस लड़ाई लड़ते हैं और अपनी रियासत पर। मर्द में भी ऐसा ही था। ऐसे में ये कहानी भी वही थी। तो जो तीसरा पॉइंट है हमारा कि इसमें इस कहानी में घुसेड़ दिया गया किरदार एक ऐसा आमिर खान का किरदार जो कहानी को कंफ्यूज करता है। या तो आमिर खान की कहानी होती जो किरदार था उनका फिरंगी मल्ला का, या तो उनकी कहानी होती, लेकिन आमिर की कोई कहानी नहीं थी। जो फिरंगी मल्ला किरदार था उसका कोई एजेंडा नहीं था, वो पैसे कमाता था, खबरी था, इधर की उधर करता था और पैसे कमाता था। तो उसके कोई इमोशंस नहीं थे, कोई कहानी नहीं थी, कोई रोमांस नहीं था। तो कहानी थी अमिताभ बच्चन और सना शेख की, और उसमें आमिर खान का किरदार आके बार बार दर्शकों को एक तरह से कंफ्यूज ही करता है। अब उस किरदार को ऊपर लाना ये सबसे बड़ी भारी काम था, क्योंकि आमिर खान थे, उनको ज़्यादा वेटेज देना था। तो जैक स्पैरो, अगर आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखी होगी तो जो जॉनी डीप का किरदार था ये उससे बहुत हद तक प्रेरित किरदार था, और इस किरदार के इर्द गिर्द कहानी रची जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन इसको कहानी में घुसेड़ा गया। माउथ आर्गन की जगह ये बांसुरी बजाता है ये किरदार। तो ऐसे में सारा कंफ्यूजन इस वजह से हुआ। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, अगर मैं हंसी की बात करूं तो एक तरह से ये आमिर खान का ट्रिब्यूट है, गिफ्ट है अपने बेटे को। आमिर खान इस फिल्म के जरिए गिफ्ट देना चाहते हैं। फिल्म में आज़ाद नाम है एक तरह से अमिताभ बच्चन की उस टोली का, जिसमें आप देखेंगे अगर दिलीप कुमार की फिल्म की क्रांति, उसमें हर कोई व्यक्ति अपने आप को क्रांति कहता है। इसमें हर जो टोली से जुड़ा हुआ है उसको आज़ाद कहते हैं। कंफ्यूज रहते हैं कि आज़ाद क्या है बेसिकली, तू भी अन्ना मैं भी अन्ना। और मैं आपको बता दूं आमिर खान के बेटे का बर्थडे, आज़ाद का बर्थडे 1 दिसंबर को है, तो जाहिर है ये गिफ्ट माना जाएगा अपने बेटे को। लेकिन ये अलग बात है कि वो फिल्म उस तरह से कई चीज़ें उसमें डालने के चक्कर में फिल्म उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। चौथा जो पॉइंट है वो अमिताभ बच्चन से जुड़ा है कि कैसे अमिताभ बच्चन का किरदार ना तो कटप्पा बन पाया बाहुबली का, और ना ही जो सांगा का किरदार था यानी दिलीप कुमार का किरदार था क्रांति में वो बन पाया। वो मशीनी जैसे रहते हैं, बड़ी सी भारी सी ड्रेस पगड़ी बांधकर, और एक डायलॉग उनका था बस फिल्म में जबरदस्त सा, और उसके बाद बाकी सारे जो थे डायलॉग्स वो कुछ असर नहीं करते। पूरी फिल्म में वो कभी हवा में उठ के लड़ते हैं, कभी दोनों हाथों से तलवार चलाते हैं। ऐसा लगता है कि जानबूझ के विजय कृष्णाचार्य ने ऐसी फिल्म अमिताभ बच्चन की जो बुढ़ापे में उनके एक्शन को लेकर याद की जाएगी, ऐसी बनाने की कोशिश की। इसलिए अमिताभ बच्चन इस फिल्म में ऐसा लगता है केवल आमिर खान के किरदार को सपोर्ट करने के लिए, अमिताभ आमिर की पहली फिल्म के नाम पे बेचने के लिए इस्तेमाल किए गए। इनका इसमें कुछ नहीं था। ऐसे ही
कैटरीना का किरदार लीजिए। कैटरीना का किरदार मुश्किल से 4-4 मिनट के 2 गाने और 2 कुल जमा 2 सीन, इनका कोई मतलब नहीं था। वो क्यों आई? गाने जरूर अच्छे बन पड़े हैं कैटरीना पर, लेकिन ऐसा लगता है आमिर खान के 3 थप्पड़ लगाने आई। आमिर खान के 3 थप्पड़ लगाती हैं कैटरीना कैफ इस पूरी फिल्म में। जो भी इन्होंने 3-4 मिनट के सीन किए, एक थप्पड़ आमिर खान सना शेख से भी खाते हैं। तो ये फिल्म में था, इसलिए थी कैटरीना कैफ। अगर मैं आपको बताऊं सना शेख का किरदार, तो यहाँ भी एक इंडियन साइकोलॉजी है कि कैसे जो लड़की आपकी बेटी का रोल कर रही है दंगल में, अगर नेक्स्ट फिल्म में आप उसको लाइन मारेंगे, आंख मारेंगे, और तो शायद लोगों को इतनी आसानी से पचे नहीं, वो करते हैं आमिर खान इस फिल्म में। तो सना शेख का किरदार वैसे मजबूत था, लेकिन क्योंकि आमिर अमिताभ जैसे दिग्गज थे तो उनको भी बस एक तरह से अमिताभ की तरह ही केवल फाइटिंग करने के लिए, एक्शन सीन्स दिखाने के लिए रखा गया। बहुत इमोशनल जो सीन्स उनके हिस्से में आने चाहिए थे वो कट गए, क्योंकि मेन किरदार वही थी, राजा की बेटी वही थी जिनको कब्जा करना था अपनी रियासत पर। अब दूसरी तरफ आइए, एक अंग्रेज अधिकारी होता है। अगर आपने जितनी फिल्में देशभक्ति किस तरह से बनी होंगी, अंग्रेज अधिकारी को हमेशा कोई ना कोई इंडियन सपोर्ट करता है। पहले तो इसमें अंग्रेज अधिकारी का नाम क्लाइव रखा गया, और वो क्लाइव एक ही रियासत में पड़ रहा था। क्लाइव जो था, जोसली क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव, वो 1776 में मर गया था, लेकिन इसमें 1795 के बाद क्लाइव को दिखाते हैं, और वो उसकी सपोर्ट में कोई इंडियन राजा उस तरह से नहीं होता जो, यानी वो अकेला ही रियासत चला रहा है एक तरह से देखा जाए तो। उसका एक और अंग्रेज अधिकारी था, और उसमें भी बड़ी दिलचस्प बात है कि उसका जो सेकंड हैंड कमांड था वो बाद में आमिर खान को पूरी एक तरह से उसका दिल बदल जाता है और वो आमिर खान को सपोर्ट करने लग जाता है कि जाओ मारो टाइप। तो ऐसे में ये भी बात गले नहीं उतरती। इस फिल्म में कई सीन्स गले नहीं उतरते। शुरुआत पहले सीन से ही होती है, कैसे अमिताभ बच्चन के साथ जो एक तरह से कटप्पा जैसे रोल में है, राजकुमार जाता है, उसको अंग्रेज किडनैप कर लेते हैं, तोप के मुंह पे बांध के राजा के महल में उड़ा देते हैं। तो पता नहीं चलता कि राजा के महल में ये लोग कैसे इतनी बड़ी सेना एंट्री कर गई और राजा को भनक नहीं लगी, और कैसे अमिताभ बच्चन बच गया और राजा का बेटा पकड़ा गया, और अमिताभ बच्चन तुरंत बेटी को बचाने के लिए तुरंत आ जाते हैं। तो तमाम चीज़ें ऐसी लगती हैं, जिनमें सबसे बड़ी बात ये लगती है कि क्योंकि फिल्म को शिप्स पे आधारित बनाया गया था, स्पेशली माल्टा में शूट किया गया, इसके लिए शिप्स बनवाए गए, तो हर कोई बचने के लिए जैसे ही राजा के महल से किसी से बाहर निकलते हैं, किसी बस्ती से बाहर निकलते हैं, सामने समंदर होता है। कोई भी सीन उठा लीजिए, क्लाइमैक्स में चाहे वो क्लाइव के भागने का हो तो वो भी अपने शिप पे भाग रहा है, बीच में अमिताभ बच्चन को जहां एक इंटरवल से पहले वो लोग मारने की कोशिश करते हैं वहां भी वो शिप से भाग रहे हैं। ऐसे में एक सीन ये भी था कि अमिताभ बच्चन ने जो शिप को उड़ाया, क्या उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था? अमिताभ बच्चन अपनी जान बचाने के लिए एक शिप पर बांधकर खुद शिप से बढ़ जाते हैं मरने के लिए, यानी जान बचानी ही थी तो शिप को क्यों उड़ाना था, और शिप उड़ा के भी जान नहीं बच रही है तो फिर फायदा क्या था? तो ऐसे सारे कन्फ्यूजन्स इन सीन्स में आपको दिखेंगे। करेक्टर भी, कुछ करेक्टर्स का पता नहीं चलता। आमिर खान के साथ कैटरीना चलो नजर आई तड़का डालने के लिए, लेकिन सनीचर नाम का जो किरदार था जीशान अयूब का, वो इस फिल्म में क्यों था नहीं समझ में आता। वो अपने पीठ पे अपनी कुंडली छाप के रखता है, गोद के रखता है, वो क्यों था इसमें, वो कुछ कोई क्लियर नहीं होता इस फिल्म में कैसे क्यों थे। आखिर में आप खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं और आपको लगता है कि टशन और धूम 3 के डायरेक्टर ने आपको ठग लिया है और असली बॉलीवुड का ठग वही है। तो देखते रहिए इस तरह की तमाम खबरें, इस तरह की रिपोर्ट्स इंडिया न्यूज़ पर, और सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।